कहानीबाज। सादत हसन मंटू का एक अफसाना, बादशाहत का खात्मा। टेलीफोन की घंटी बजी। मनमोहन जो पास ही बैठा था, इसने रिसीवर उठाया और कहा, हेलो 44457। दूसरी तरफ से एक पतली सी नुस्वानी आवाज आई, सॉरी, रॉन्ग नंबर। मनमोहन ने रिसीवर रख दिया और वो किताब पढ़ने में मशगूल हो गया। ये किताब वो तकरीबन 20 मरतबा पढ़ चुका था, इसलिए नहीं कि इसमें कोई खास बात थी। दफ्तर जो कि वीरान पड़ा था, एक सिर्फ यही किताब थी जिसके आखिरी पन्ने फट चुके थे। एक हफ्ते से दफ्तर मनमोहन की तहवील में था, क्योंकि इसका मालिक जो कि इसका दोस्त था, कुछ पैसे कर्ज लेने के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। मनमोहन के पास चूंकि रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए फुटपाथ से आर्जी तौर पर वो इस दफ्तर में मुंतकिल हो गया था। और इस एक हफ्ते में वो दफ्तर की इकलौती किताब तकरीबन 20 मरतबा पढ़ चुका था, जिसके आखिरी पन्ने मौजूद ही नहीं थे। दफ्तर में वो अकेला पड़ा रहता। नौकरी से इसे सख्त नफरत थी। चुनाचा वो चाहता तो कभी भी फिल्म कंपनी में बतौर डायरेक्टर के मुलाजिम हो सकता था, मगर वो गुलामी नहीं चाहता था। निहायत ही बेज़रर और मुखलिस आदमी था, इसलिए दोस्त यार इसके रोजाना के अखराजात का बंदोबस्त कर देते थे। ये अखराजात बहुत ही कम थे। सुबह को चाय की प्याली और 2 टोस्ट, दोपहर को 2 फुलके और थोड़ा सा सालन, और सारे दिन में 1 पैकेट सिगरेट, और बस। मनमोहन का कोई अजीज या रिश्तेदार नहीं था। बेहद खामोशी पसंद था। जफाकश कई दिन फाके से रह सकता था। इसके मुतालिक इसके दोस्त और तो कुछ नहीं, लेकिन इतना जानते थे कि वो बचपन ही से घर छोड़कर निकल आया था और एक मुद्दत से बंबई के फुटपाथों पर आबाद था। जिंदगी में इसे बस एक चीज की हसरत थी, औरत की मोहब्बत। अगर मुझे किसी औरत की मोहब्बत मिल गई तो मेरी सारी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्त इससे कहते, तुम काम तो फिर भी ना करोगे। हाँ, काम। मैं काम करने वालों का रोल मॉडल बन जाऊंगा, देखना तुम। दोस्त इससे कहते, तो शुरू कर दो किसी से इश्क। मनमोहन जवाब देता, नहीं, मैं ऐसे इश्क का कायल नहीं जो मर्द की तरफ से शुरू हो। दोपहर के खाने का वक्त करीब आ रहा था। मनमोहन ने सामने दीवार पर क्लॉक की तरफ देखा। टेलीफोन की घंटी बजना शुरू हुई। इसने रिसीवर उठाया और कहा, हेलो 44457। 44457? जी हाँ। आप कौन हैं? मैं मनमोहन। फरमाइए, किससे बात करना चाहती हैं आप? आपसे। मनमोहन ने जरा हैरत से पूछा, मुझसे? जी हाँ, अगर आपको कोई एतराज ना हो। मनमोहन सटपटा सा गया। जी नहीं। आपने अपना नाम मदन मोहन बताया था। जी नहीं, मनमोहन। मनमोहन? चंद लम्हात खामोशी में गुजर गए तो मनमोहन ने कहा, आप बातें करना चाहती थी मुझसे? जी हाँ। तो कीजिए। समझ में नहीं आता कि क्या बात करूं। आप ही कोई बात शुरू कीजिए ना। बहुत बेहतर। नाम अपना बता चुका हूं। आर्जी तौर पर ठिकाना मेरा ये दफ्तर है। पहले फुटपाथ पर सोता था, अब एक हफ्ते से इस दफ्तर के बड़े मेज ही मेरे बिस्तर हैं। फुटपाथ पर? फुटपाथ पर आप मसहरी लगाकर सोते थे? इससे पहले कि मैं आपसे मजीद गुफ्तगू करूं, मैं ये बात वाजे कर देना चाहता हूं कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। फुटपाथों पर सोते मुझे एक जमाना हो गया है। ये दफ्तर तकरीबन एक हफ्ते से मेरे कब्जे में है। आजकल ऐश कर रहा हूं। कैसी ऐश? एक किताब मिल गई थी मुझे यहाँ। आखिरी औराक गुम है, लेकिन मैं इसे 20 मरतबा पढ़ चुका हूँ। मुकम्मल किताब कभी हाथ लगी तो मालूम होगा कि हीरो हीरोइन के इश्क का क्या अंजाम हुआ। आप बड़े दिलचस्प आदमी हैं। जी, आपकी जरा नवाजी है।
आपका शुगल क्या है? शुगल? मेरा मतलब कि आप करते क्या हैं? क्या करता हूँ? कुछ नहीं। एक बेकार इंसान क्या कर सकता है? सारा दिन आवारागर्दी करता हूँ, रात को सो जाता हूँ। और ये जिंदगी आपको अच्छी लगती है? ठहरिए, बात दरअसल ये है कि मैंने कभी इस बात पर गौर नहीं किया। अब आपने पूछा तो मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ कि ये जिंदगी तुम्हें अच्छी लगती है या नहीं। कोई जवाब मिला? जी नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसी जिंदगी मुझे अच्छी लगती होगी, जभी तो एक अरसे से गुजार रहा हूँ। आपकी हंसी बड़ी खूबसूरत है। शुक्रिया। और गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ता हो गया। मनमोहन थोड़ी देर रिसीवर हाथ में लिए खड़ा रहा, फिर मुस्कुरा कर रख दिया और दफ्तर बंद करके चला गया। दूसरे रोज सुबह 8 बजे जब मनमोहन दफ्तर के बड़े मेज पर सो रहा था, टेलीफोन की घंटी बजना शुरू हुई। जमाइयां लेते हुए इसने रिसीवर उठाया और कहा, हेलो 4457। आदाब अर्ज मनमोहन साहब। आदाब अर्ज। ओह, आप? आदाब आदाब। तस्लीमात। आप गालिबन सो रहे थे। जी हाँ, यहाँ आकर मेरी आदत कुछ बिगड़ रही हैं। वापस फुटपाथ पर गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्यों? वहाँ सुबह 5 बजे से पहले पहले उठना पड़ता है। कल आपने टेलीफोन एकदम बंद कर दिया था। आपने मेरी हंसी की तारीफ क्यों की थी? लो साहब, ये भी बड़ी अजीब रही। कोई चीज जो खूबसूरत हो तो उसकी तारीफ नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। ये शर्त आप मुझ पर लागू नहीं कर सकती। मैंने आज तक कोई शर्त अपने ऊपर आयद होने नहीं दी। आप हंसेंगी तो तारीफ तो जरूर होगी। और मैं टेलीफोन बंद कर दूंगी। बड़े शौक से। आपको मेरी नाराजगी का कोई ख्याल नहीं? मैं सबसे पहले अपने आप को नाराज नहीं करना चाहता। अगर मैं आपकी हंसी की तारीफ ना करूं तो मेरा ज़ौक़ मुझसे नाराज हो जाएगा, और मुझे अपना ज़ौक़ बहुत अजीज है। आपका ज़ौक़ आपको बहुत अजीज है? अच्छा, ये तो बताइए आपको शौक किस चीज का है? क्या मतलब? यानी कोई शुगल, कोई काम। मेरा मतलब है आपको आता क्या है? कोई काम नहीं आता। फोटोग्राफी का थोड़ा सा शौक था। ये तो बहुत अच्छा शौक है। इसकी अच्छाई या बुराई का तो मैंने कभी सोचा नहीं। कैमरा तो आपके पास बहुत अच्छा होगा। मेरे पास अपना कोई कैमरा नहीं, दोस्तों से मांगकर शौक पूरा कर लेता हूँ। अगर मैंने कभी कुछ कमाया तो एक कैमरा मेरी नजर में है, वो खरीद लूंगा। कौन सा कैमरा? एग्जैक्टा रिफ्लेक्स कैमरा है, मुझे बहुत पसंद है। मैं कुछ सोच रही थी। क्या? आपने ना तो मेरा नाम पूछा और ना ही टेलीफोन नंबर दरियाफ्त किया। मुझे उसकी जरूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन क्यों? नाम आपका कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? आपको मेरा नंबर मालूम है, बस ठीक है। आप अगर चाहेंगी कि मैं आपको टेलीफोन करूं तो नंबर और नाम बता दीजिएगा। मैं तो नहीं बताऊंगी। लो साहब, ये भी खूब रही। जब मैं आपसे पूछूंगा ही नहीं तो बताने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप भी ना अजीब आदमी हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही आदमी हूँ। आप फिर सोचने लगी? जी हाँ, कोई और बात इस वक्त सूझ ही नहीं रही। तो टेलीफोन बंद कर दीजिए फिर सही। आप बहुत रूखे आदमी हैं। टेलीफोन बंद कर दीजिए। लीजिए, मैं बंद कर देती हूँ। मनमोहन ने रिसीवर रख दिया और मुस्कुराने लगा। आधे घंटे बाद जब मनमोहन हाथ धोकर कपड़े पहनकर बाहर निकलने के लिए तैयार हुआ तो टेलीफोन की घंटी बजी। इसने रिसीवर उठाया और कहा, 44457। मिस्टर मनमोहन? जी हाँ, मनमोहन। इरशाद? इरशाद ये है कि मेरी नाराजगी दूर हो गई है। मुझे बड़ी खुशी हुई। नाश्ता करते हुए मुझे ख्याल आया कि आपसे बिगाड़नी नहीं चाहिए। हाँ, आपने नाश्ता कर लिया?
जी नहीं, बाहर निकलने ही वाला था कि आपका फोन आ गया। तो आप जाइए। जी नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं। मेरे पास वैसे भी आज पैसे नहीं, इसीलिए मेरा ख्याल है कि आज का नाश्ता नहीं होगा। आपकी बातें सुनकर आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? मेरा मतलब है कि ऐसी बातें आप इसलिए करते हैं कि आपको दुख होता है? जी नहीं, मेरा अगर कोई दुख दर्द है तो मैं उसका आदी हो चुका हूँ। मैं कुछ रुपए भेज दूं? भेज दीजिए, मेरे मददगारों में एक नाम का इजाफा हो जाएगा। नहीं, मैं नहीं भेजूंगी। आपकी मर्जी। अच्छा, मैं टेलीफोन बंद करती हूँ। बेहतर। मनमोहन ने रिसीवर रख दिया और मुस्कुराता हुआ दफ्तर से निकल गया। रात को 10 बजे के करीब वापस आया और कपड़े बदलकर मेज पर लेट गया। सोचने लगा कि ये कौन है जो इसे फोन करती है। आवाज से सिर्फ पता चलता है कि जवान है। हंसी बहुत मुतरन्नुम है। गुफ्तगू से साफ जाहिर है कि तालीम याफ्ता और मुहज्जब है। बहुत देर तक वो इसके मुतालिक सोचता रहा। उधर क्लॉक ने 11 बजाए और उधर टेलीफोन की घंटी बजी। मनमोहन ने फोन उठाया। हेलो। मिस्टर मनमोहन? जी हाँ मनमोहन। इरशाद। इरशाद ये है कि मैंने आज दिन में कई मर्तबा रिंग किया। कहाँ थे आप? साहब, बेकार आदमी हूँ, लेकिन फिर भी काम पर जाता हूँ। किस काम पर? आवारागर्दी। और वापस कब आए? 10 बजे। और अब क्या कर रहे थे? मेज पर लेटा आपकी आवाज से आपकी तस्वीर बना रहा हूँ। बनी? जी नहीं। बनाने की कोशिश भी मत कीजिएगा, मैं बड़ी बदसूरत हूँ। माफ कीजिएगा, अगर आप वाकई बदसूरत हैं तो टेलीफोन बंद कर दीजिए। मुझे बदसूरती से बहुत नफरत है। ऐसा है तो चलिए, मैं खूबसूरत हूँ। मैं आपके दिल में नफरत नहीं पैदा करना चाहती। कुछ सोचने लगी? जी नहीं, वो मैं आपसे पूछने वाली थी कि सोच लीजिए अच्छी तरह। मैं आपको एक शेर सुनाऊं? जरूर। सूरत की दीवानी दुनिया, सूरत की दीवानी दुनिया, दिल के अंदर झांके क्या, दिल को जो पहचान सके वो आँख किसी के पास नहीं। वाह वाह, बहुत खूब। शुक्रिया। और टेलीफोन बंद हो गया। दफ्तर के बड़े मेज पर मनमोहन के दिलो दिमाग में सारी रात गालिब का वो शेर गूंजता रहा। सुबह जल्दी उठा और टेलीफोन का इंतजार करने लगा। तकरीबन 2.5 घंटे कुर्सी पर बैठा रहा, मगर टेलीफोन की घंटी ना बजी। जब मायूस हुआ तो एक अजीब सी तलखी इसने अपने हलक में महसूस की। उठकर टहलने लगा। उसके बाद वो मेज पर लेट गया और कुढ़ने लगा। वही किताब जो इसने मुतअद्दिद बार पढ़ी थी उठाई और वर्क गर्दानी करनी शुरू कर दी। यूं ही लेटे लेटे शाम हो गई। तकरीबन 7 बजे टेलीफोन की घंटी बजी। मनमोहन ने रिसीवर उठाया और तेजी से पूछा, कौन है? मैं? इतनी देर तुम कहाँ थी? क्यों? मैं सुबह से यहाँ झक मार रहा हूँ। नाश्ता किया है, ना दोपहर का खाना खाया है, हालांकि मेरे पास पैसे भी मौजूद थे। मेरी जब मर्जी होगी टेलीफोन करूंगी। आप देखो जी, ये सिलसिला बंद करो। टेलीफोन करना है तो एक वक्त मुकर्रर करो। मुझसे इंतजार बर्दाश्त नहीं होता। आज की माफी चाहती हूँ। कल से बाकायदा आपको सुबह और शाम को फोन आया करेगा। ये ठीक है। मुझे मालूम नहीं था कि आप इस कदर बिगड़े दिल हैं। माफ करना, इंतजार से मुझे बहुत कोफ्त होती है, और जब मुझे किसी बात से कोफ्त होती है तो मैं अपने आप को सजा देना शुरू कर देता हूँ। वो कैसे? सुबह तुम्हारा टेलीफोन ना आया। चाहिए तो ये था कि मैं चला जाता, लेकिन बैठा रहा और अंदर ही अंदर कुड़ता रहा। बचपना है साफ। काश मुझसे ये गलती ना होती। मैंने सब जानबूझकर फोन नहीं किया था। क्यों? ये मालूम करने के लिए कि आप इंतजार करेंगे या नहीं। बहुत शरीर हो तुम। अच्छा, अब टेलीफोन बंद करो, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। बेहतर। कब तक लौटिएगा? आधे घंटे में। मनमोहन आधे घंटे के बाद खाना खाकर लौटा तो उसने फोन किया।
देर तक दोनों बातें करते रहे। उसके बाद उसने गालिब की एक और गज़ल सुनाई। मनमोहन ने दिल से दाद दी। फिर टेलीफोन का सिलसिला मुनक़ता हो गया। अब रोज़ सुबह शाम मनमोहन को उसका टेलीफोन आता। घंटी की आवाज़ सुनते ही वो टेलीफोन की तरफ लपकता। बाज़ औक़ात घंटों बात जारी रहती। इस दौरान में मनमोहन ने उससे ना टेलीफोन नंबर पूछा और ना नाम। शुरू में इसने उसकी आवाज़ की मदद से एक तस्वीर बनाने की कोशिश की थी, मगर अब वो जैसे आवाज़ से ही मुतमईन हो गया था। आवाज़ ही शक्ल थी, आवाज़ ही सूरत, आवाज़ ही जिस्म था और आवाज़ ही रूह थी। एक दिन उसने पूछा, मोहन, तुम मेरा नाम क्यों नहीं पूछते हो? तुम्हारा नाम तुम्हारी आवाज़ है, जो कि बहुत मुतरन्नुम है, बहुत खूबसूरत है। एक दिन वो बड़ा टेढ़ा सवाल कर बैठी। मोहन, तुमने कभी किसी लड़की से मोहब्बत की है? नहीं। क्यों? इस क्यों का जवाब चंद लफ्ज़ों में नहीं दे सकता। मुझे अपनी ज़िंदगी का सारा मलबा उठाना पड़ेगा, और अगर कोई जवाब ना मिले तो बड़ी कोफ्त होगी। जाने दीजिए। टेलीफोन का रिश्ता कायम हुए तकरीबन 1 महीना हो गया। बिला नागा दिन में 2 मरतबा उसका टेलीफोन आता। मनमोहन को अपने दोस्त का ख़त आया कि कर्जे का बंदोबस्त हो गया है, 7-8 रोज़ में वो बम्बई पहुंचने वाला है। मनमोहन ख़त पढ़कर अफसुर्दा हो गया। उसका टेलीफोन आया तो मनमोहन ने उसे कहा कि मेरी दफ्तर की बादशाही अब चंद दिनों की मेहमान है। क्यों? कर्जे का बंदोबस्त हो गया है, दफ्तर आबाद होने वाला है। तुम्हारे किसी और दोस्त के घर में टेलीफोन नहीं? कई दोस्त हैं जिनके घर टेलीफोन है, मगर मैं तुम्हें उनका नंबर नहीं दे सकता। क्यों? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आवाज़ कोई और सुने। अच्छा, तो इसकी क्या वजह है? मैं बहुत हासिद हूँ। ये तो बड़ी मुसीबत हुई। क्या किया जाए? आखिरी दिन जब तुम्हारी बादशाहत खत्म होने वाली होगी तो मैं तुम्हें अपना नंबर दूंगी। ये ठीक है। मनमोहन की सारी अफसुर्दगी दूर हो गई। वो उस दिन का इंतज़ार करने लगा कि दफ्तर में जब इसकी बादशाहत ख़त्म हो। फिर इसने उसकी आवाज़ की मदद से कई तस्वीरें बनाने की कोशिश की। कई तस्वीरें बनी, मगर वो मुतमईन ना हुआ। उसने सोचा चंद दिनों की बात है, उसने टेलीफोन नंबर बता दिया तो वो उसे देख भी सकेगा। उसका ख्याल आते ही इसका दिलो दिमाग सुन हो जाता। मेरी ज़िंदगी का वो लम्हा कितना खूबसूरत होगा जब मैं उसे देखूंगा। दूसरे रोज़ जब उसका टेलीफोन आया तो मनमोहन ने कहा, तुम्हें देखने का इश्तियाक पैदा हो गया है। क्यों? तुमने कहा था कि जब आखिरी दिन यहाँ मेरी बादशाहत ख़त्म होगी तो तुम मुझे अपना नंबर बताओगी। जी, कहा था। इसका ये मतलब है कि तुम मुझे अपना एड्रेस दोगी, मैं तुम्हें देख सकूंगा। तुम मुझे जब चाहे देख सकते हो, आज ही देख लो। नहीं, मैं तुमसे अच्छे लिबास में मिलना चाहता हूँ। आज ही मैं एक दोस्त से कह रहा था कि मुझे एक सूट दिलवा दे। बिल्कुल बच्चे हो तुम। अच्छा सुनो, जब तुम मुझसे मिलोगे तो मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगी। तुम्हारी मुलाकात से बढ़कर क्या तोहफा हो सकता है? मैंने तुम्हारे लिए वो कैमरा खरीद लिया है। ओहो। इस शर्त पर दूंगी कि तुम पहले मेरा फोटो उतारोगे। इस शर्त का फैसला मुलाकात पर होगा। थोड़ी देर गुफ्तगू हुई और उधर से आवाज आई, मैं कल और परसों तुम्हें टेलीफोन नहीं कर सकूंगी। मगर वो क्यों? मैं अपने अजीजों के साथ कहीं बाहर जा रही हूँ। सिर्फ 2 दिन गैर हाजिर रहूंगी। मुझे माफ कर देना। ये सुनने के बाद मनमोहन सारा दिन दफ्तर में ही रहा। दूसरे रोज सुबह उठा तो उसने महसूस किया कि उसे बुखार हो रहा है। सोचा कि ये बुखार शायद इसलिए है कि उसका टेलीफोन नहीं आएगा। लेकिन दोपहर तक बुखार तेज हो गया, बदन तपने लगा, आंखों से शरारे फूटने लगे। मनमोहन मेज पर ही लेट गया। प्यास बार बार सताती थी। उठता और नल से मुंह लगाकर पानी पी लेता। शाम के करीब इसने अपने सीने पर बोझ महसूस किया। दूसरे रोज बिल्कुल निढाल हो गया। सांस बड़ी दिक्कत से आता था। सीने की दुखन बहुत शदीद हो गई थी। कई बार इसको खांसी के दौरे भी पड़े। बुखार की शिद्दत में वो घंटों टेलीफोन पर अपनी महबूबा की आवाज के साथ बातें करता रहा। शाम को इसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। धुंधलाई हुई आंखों से इसने क्लॉक की तरफ देखा।
इसके कानों में अजीब व गरीब आवाजें गूंज रही थी, जैसे हजारों टेलीफोन बोल रहे हों। सीने में घुंघरू बज रहे थे, चारों तरफ आवाजें ही आवाजें थी। चुनाचे जब टेलीफोन की घंटी बजी तो इसके कानों तक उसकी आवाज न पहुंची। बहुत देर तक घंटी बजती रही। एकदम मनमोहन चौंका। उसके कान अब ये घंटी सुन रहे थे। वो लड़खड़ाता हुआ टेलीफोन तक गया। दीवार का सहारा लेकर इसने कांपते हाथों से रिसीवर उठाया और खुश्क होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा, हेलो। हेलो मोहन। हाँ मनमोहन। जरा ऊंचा बोलो। मनमोहन ने कुछ कहना चाहा, मगर वो इसके हलक में ही खुश्क हो गया। मैं जल्दी आ गई। बड़ी देर से तुम्हें रिंग कर रही हूँ। कहाँ थे तुम? मनमोहन का सर घूमने लगा। क्या क्या हो गया है तुम्हें? मेरी बादशाहत खत्म हो गई है आज। मेरा नंबर नोट कर लो। 50314 50314। सुबह फोन करना। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। मनमोहन के मुंह से खून निकला और एक पतली लकीर की सूरत में गर्दन तक दौड़ता चला गया। मनमोहन औंधे मुंह टेलीफोन पर गिरा। उसके मुंह से खून के बुलबुले फूटने लगे। वो किताब जो मनमोहन ने 20 मर्तबा पढ़ी थी, वो किताब जिसके आखिरी पन्ने का इंतजार करता रहा मनमोहन, उस पे क्या लिखा था? काश मनमोहन को पहले ही पता होता। शायद मनमोहन आज जिंदा होता।